हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड की वीडियोस की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजिक्स के द्वितीय प्रश्न पत्र का टॉपिक लोरेंज रूपांतरण का ज्यामितीय अर्थ निर्वचन अर्थात लोरेंज रूपांतरण का ज्यामितीय व्याख्या का अध्ययन आज हम करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आज हम इसकी बात करते हैं। तो हमने कहा माना किसी बिंदु P के निर्देश तंत्र S में निर्देशांक x, y, z है। तो हमने कहा किसी बिंदु P के निर्देश तंत्र S में निर्देशांक x, y, z हैं। तो हमने कहा चित्र में हमने प्रदर्शित किया है कि एक निर्देश तंत्र है, निर्देश तंत्र S है। ये निर्देश तंत्र S हो गया। इस निर्देश तंत्र S में ये x अक्ष हो गई, ये हमने दी y x हो गई, और ये जो जा रही है z x, और ये इसका मूल बिंदु हो गया। हमने कहा कोई बिंदु P है, इस बिंदु P के निर्देशांक हो गए x, y और z। ठीक है। तो हमने कहा चित्रानुसार हम देख रहे हैं कि x इक्वल्स टू पी बी ओ ए, ये जो रेखा है x अक्ष के समांतर है, तो ये जो लंबाई है ये x के बराबर होगी, तो ओ ए जो है ये इसके बराबर हो गया। तो x इक्वल्स टू पी बी बराबर ओ ए। अब हम y की बात करें तो हमने कहा पी ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू वाई। तो चित्रानुसार y इक्वल्स टू पी ए इक्वल्स टू ओ बी तथा x इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू ओ ए। हमने कहा एक अन्य निर्देश तंत्र एस टेस्ट जो है, ये निर्देश तंत्र एस टेस्ट निर्देश तंत्र एस से थीटा कोण से इस प्रकार झुका हुआ है कि निर्देश तंत्र एस टेस्ट तथा निर्देश तंत्र एस के मूल बिंदु तथा जेड अक्ष संपाती बने रहते हैं। तो हमने कहा ये हो गया निर्देश तंत्र एस डैश, ये इसकी एक्स डैश अक्ष, ये वाई डैश अक्ष, और ये इसकी हो गई जेड डैश अक्ष। चूंकि निर्देश तंत्र एस तथा एस डैश की जेड अक्ष संपाती है, इसलिए निर्देशांक जेड बराबर होगा जेड डैश के। अब हमने कहा चित्र में हम देख रहे हैं कि वाई डैश इक्वल्स टू पी सी इक्वल्स टू ओ डी तथा एक्स डैश इक्वल्स टू पी डी इक्वल्स टू ओ सी। ठीक है, ये हमने यहाँ नीचे दिखा दिया, ये आ गया। अब हमने कहा जेड तथा जेड अक्ष परस्पर संपाती है, इसलिए जेड इक्वल्स टू जेड डैश होगा। जेड इक्वल्स टू कितना होगा? जेड डैश होगा। चित्र में हम बिंदु ए से, ये जो बिंदु ए है, इससे एक लंब इस भुजा पी डी पर डालते हैं, जिसको हमने नाम दे रखा है ए एफ। ठीक है, तो एक लंब ए एफ भुजा पी डी पर हम बिंदु ए से डालते हैं, जो इस ओ एक्स डैश अक्ष को या इस ओ सी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो ये जो है लंब ए एफ ओ एक्स डैश को बिंदु ई पर क्या करेगा? प्रतिच्छेद करता है। ये हमने यहाँ लिख दिया। अब ए से पी डी पर एक लंब ए एफ डालते हैं। समकोण त्रिभुज ओ ए ई में, तो समकोण त्रिभुज कहाँ है? समकोण त्रिभुज हो गया ओ ए ई। तो ये जो ई है ये हमारा कितना है? ये 90 डिग्री का है। तो कोण ई जो है ये कितना हो गया? कोण ई बराबर 90 डिग्री। चूंकि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो हमने कहा कोण ओ प्लस कोण ए प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री। तो कोण ई जो है वो 90 डिग्री है, इसलिए कोण ओ प्लस कोण ए बराबर 90 डिग्री। ये हमने नीचे लिखा है, देखिए ये यहाँ कोण ओ प्लस कोण ओ प्लस कोण ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हम दूसरी तरफ आए, हमने कहा ये जो है ई ए पी। ठीक है, तो पी ए जो है ये अक्ष ओ एक्स पर, इस एक्स अक्ष पर ये लंब है, इसलिए ये कोण जो है ये 90 डिग्री का होगा पूरा का पूरा। तो हमने कहा कोण ओ ए ई प्लस कोण ई ए पी, कोण ओ ए ई, तो ये वाला कोण ओ ए ई प्लस कोण ई
ए पी, ये दोनों मिलकर भी किसके बराबर होंगे, ये दोनों मिलकर भी किसके बराबर होंगे, ये होंगे 90 डिग्री के बराबर। अब चूंकि हमने कहा ये भी 90 डिग्री के बराबर, ये भी 90 डिग्री के बराबर, तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर होना चाहिए इसके, दोनों साइड में हमने बराबर रखा और ये कैंसिल हो गया, तो कोण ई ओ ए बराबर होगा किसके, ई ए पी बराबर थीटा। तो कोण ई ए पी भी हमारे पास किसके बराबर हो गया, ये थीटा के बराबर हो गया। तो ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया, ये एंगल हमारा कितना हो गया, ये थीटा के बराबर हो गया। अब हमने कहा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए ई में, तो समकोण त्रिभुज ये हमने बना लिया ओ ए ई, ये ए हो गया, ये ए हो गया और ये ई हो गया। तो ऊपर चित्र में हम देख रहे हैं कि एंगल ई जो है वो 90 डिग्री का है, तो हमने कहा एंगल 90 डिग्री का है और ओ पर कोण कितना बन रहा है, ये थीटा बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस, वैसे बोले तो लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, तो हमने कहा कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कोस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा आधार बटा कर्ण के बराबर होता है, कोस थीटा आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, आधार हमारे पास यहाँ पर ओ ई है, बेस जो है, और कर्ण कितना है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा किसके बराबर हो गई, ओ ए के बराबर हो गई। ठीक है, तो ओ ए हमने ऊपर जो समीकरण 1 लिखी थी उसमें ओ ए जो है वो हमने किसके बराबर माना था, वो x के बराबर था, माना क्या था, वो x के बराबर था। तो ओ ई बराबर किसकी हो गया, x कोस थीटा। अब हमने कहा साइन थीटा की यदि बात करें तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण। तो लंब जो है वो किसके बराबर है, ई ए ई के बराबर है, और हाइपोटेनस कर्ण जो है वो ओ ए के बराबर है। इससे हमने निकाल लिया ए ई इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा। अब एक दूसरा त्रिभुज ले लिया हमने, त्रिभुज समकोण त्रिभुज है एफ ए पी, तो ये हमने बना लिया त्रिभुज एफ ए पी। ठीक है, इसमें एफ जो है ये तो होगा 90 डिग्री का, ठीक है, ए और ये हो गया पी। ए के ऊपर हमारे पास एंगल है थीटा, सिमिलर ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, सॉरी ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया। इसमें भी हमने त्रिकोणमिति अप्लाई की, त्रिकोणमिति अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले कोस थीटा इक्वल्स टू आधार बटा कर्ण, मतलब बेस बटा हाइपोटेनस। बेस है हमारे पास ए एफ, हाइपोटेनस है ए पी, तो ए एफ इक्वल्स टू आ गया वाई साइन वाई कोस थीटा। तो ए पी जो था उस समीकरण 1 में हमने लिखा था ए पी किसके बराबर है, वाई के बराबर है, तो ए एफ इक्वल्स टू हो गया वाई कोस थीटा। इसी प्रकार हमने निकाल लिया पी एफ इक्वल्स टू वाई साइन थीटा। ठीक है, अब हम चित्र में चलते हैं, तो हमें वैल्यू निकालनी है एक्स डैश और वाई डैश की। तो हम एक्स डैश के लिए चित्र में पहुंचे, चित्र में हमने कहा एक्स डैश जो है किसके बराबर है, एक्स डैश जो है वो पी डी के बराबर है। ठीक है, हमने लिखा एक्स डैश इक्वल्स टू पी डी। ठीक, पी डी किसके बराबर लिख सकते हैं, पी डी इक्वल्स टू हो गया डी एफ प्लस पी एफ। ठीक है, डी से लेकर एफ तक और एफ से लेकर पी तक, यदि इन दोनों को जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाएगा, ये पी डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कहा अगर हम इस डी एफ की बात करें, डी एफ बराबर है ओ ई की, डी एफ किसके बराबर है, ओ ई के, तो एक्स डैश इक्वल्स टू हो गया ओ ई प्लस पी एफ। तो एक्स डैश किसके बराबर हो गया, ओ ई प्लस पी एफ। तो हम आगे आए, देखिए एक्स डैश इक्वल्स टू पी डी इक्वल्स टू पी एफ प्लस एफ डी, और एफ डी जो है वो किसके बराबर हो गया, वो ओ ई के बराबर, ओ ई के बराबर। ये इन सब की वैल्यूज़ हमने ऊपर निकाली हुई है। देखिए ये तो आ गया पी एफ की जगह हम रख देंगे वाई साइन थीटा। ओ ई की यदि बात करें, ओ ई एक्स कोस थीटा, तो ये हमने यहाँ रख दिया ओ ई की जगह एक्स कोस थीटा, तो एक्स डैश आ गया एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। इसको हमने समीकरण 3 से नोट कर लिया। अब हम कह रहे हैं दूसरा निर्देशांक है वाई डैश की वैल्यू निकालनी है, तो वाई डैश इक्वल्स टू पी सी इक्वल्स टू ई एफ इक्वल्स टू ए एफ माइनस ए। इसको भी चित्र से समझ आते हैं।
तो हमने कहा वाई डैश जो है वो किसके बराबर है, पी सी के बराबर है। पी सी किसके बराबर है, पी सी ई एफ के बराबर है, ये ई से लेकर एफ तक ये वाली, ठीक है। ई एफ किसके ई एफ किसके बराबर है, तो हमने कहा ई एफ बराबर हो गया ए एफ माइनस ए, मतलब इस ए एफ में से यदि ए ई को हम घटा दें, इस पोर्शन को घटा दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एफ आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ लिखा है वाई डैश इक्वल्स टू पी सी इक्वल्स टू ई एफ और ई एफ इक्वल्स टू ई एफ माइनस ए ई। तो ए एफ और ए ई का मान हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो ये तो आ गया ए एफ और ये हो गया ए ई, ठीक है। ये दोनों वैल्यू को हम रख लेते हैं। तो वाई डैश इक्वल्स टू वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 4। ये तो समीकरण इन निर्देशांकों के रूपांतरण समीकरण एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई डैश इक्वल्स टू माइनस एक्स थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो इसको सारणिक रूप में लिख लिया हमने। सारणिक रूप में लिखा तो हमने कहा एक्स के कोऑर्डिनेट पहले लिखा एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश, फिर एक्स के कोऑर्डिनेट एक्स के मल्टीपल कोस थीटा, और यहाँ नीचे वाली समीकरण में माइनस साइन थीटा, तो यहाँ कोस थीटा और माइनस साइन थीटा, वाई का मल्टीपल साइन थीटा और नीचे कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, और एक्स वाई जो है वो हमने निर्देशांक ले लिया। अब लोरेंज रूपांतरण समीकरण में टेन थीटा इक्वल्स टू आयोटा वी अपॉन सी रखने पर, तो टेन थीटा बराबर आयोटा वी अपॉन सी रखने पर, तो सबसे पहले हमने कहा गामा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हमें पता है गामा का मान कितना होता है, गामा होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इस टर्म को हमने माइनस के साथ में इस प्रकार से लिख लिया, तो जब आयोटा स्क्वायर करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। तो आयोटा वी अपॉन सी के स्थान पर हमने टेन थीटा रख लिया, तो ये हो गया 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और वर्गमूल है तो ये हो जाएगा सेक थीटा। तो ये टर्म हो जाएगी 1 अपॉन सेक थीटा, और 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। अब यहाँ आयोटा वी अपॉन सी गामा, ठीक है, आयोटा वी अपॉन सी टेन थीटा के बराबर था, ये यहाँ से गामा हमने निकाल लिया कोस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। तो आयोटा वी अपॉन सी गामा किसके बराबर हो गया, साइन थीटा के बराबर। अब हमने कहा लोरेंज रूपांतरण समीकरण एक्स डैश इक्वल्स टू गामा एक्स माइनस वी टी, ठीक है, इसको हल किया तो ये हो गया एक्स डैश इक्वल्स टू गामा एक्स माइनस गामा वी और टी, ठीक है। सी से इधर मल्टीप्लाई किया, सी से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको प्लस कर आयोटा स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ से देखा तो सी को निकाल कर हम इसके साथ ले गए, तो ये हो गया सी टी, यहाँ से हटा दिया हमने, तो ये हो गया आयोटा वी अपॉन सी गामा और आयोटा सी टी। इसको हमने लिख लिया किसके बराबर होगा, ये साइन थीटा के बराबर, तो ये हो गया आयोटा सी टी साइन थीटा। अब दूसरी टर्म है हमारे पास टी डैश इक्वल्स टू गामा टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स, दोनों तरफ हमने आयोटा सी से मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया तो हो गया आयोटा सी टी डैश, इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया गामा आयोटा सी टी, इधर मल्टीप्लाई किया तो ये था माइनस आयोटा, ठीक है, वी अपॉन सी स्क्वायर, और आयोटा सी से मल्टीप्लाई करना था सी, और ये एक्स सी से सी हमने काट लिया, तो ये हो गया माइनस आयोटा वी अपॉन सी, ठीक है, और एक था साथ में इसके बाहर वाला गामा, तो माइनस आयोटा वी अपॉन सी गामा जो है उस माइनस साइन वो साइन थीटा के बराबर है, तो ये हो गया माइनस एक्स साइन थीटा, और इधर हो गया आयोटा सी टी गामा, आयोटा सी टी गामा, गामा की जगह कोस थीटा। तो इसको हमने लिख लिया समीकरण 7 व 8 को, ये समीकरण 7 थी, ये समीकरण 8 थी, को सारणिक रूप में लिखने पर तो एक्स का मल्टीपल एक्स डैश और आयोटा सी टी डैश, तो सबसे पहले x के मल्टीपल लिखे, x का मल्टीपल है कोस थीटा
और एक नीचे वाली समीकरण में है माइनस साइन थीटा। आयोटा सी टी के मल्टीपल हैं साइन थीटा और यहाँ हो गया कोस थीटा, एक्स आयोटा सी टी। समीकरण 9 लोरेंज रूपांतरण समीकरण, लोरेंज रूपांतरण समीकरण 9 की समीकरण 6 से तुलना करने पर तो हम 6 में आए। 6 में हम देख रहे हैं कि एक्स डैश वाई डैश है, एक्स वाई है, ठीक है। तो यहाँ पर y जो है वो रिप्लेस हो गया समीकरण 9 में आयोटा सी टी से, और बाकी इक्वेशन जो है वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमने कहा समीकरण 9 की समीकरण 6 से तुलना करने पर यह प्रेक्षित होता है कि ये समीकरणें x तथा आयोटा सी टी, एक्स तथा आयोटा सी टी अक्षों के कोण थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स आयोटा वी अपॉन सी से घूमने के उपरांत रूपांतरण है। इस प्रकार लोरेंज रूपांतरण समीकरण एक्स आयोटा सी टी दिक् में घूर्णन के समतुल्य हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि लोरेंज रूपांतरण समीकरण एक्स आयोटा सी टी या दिक् काल अंतर दिक् काल में घूर्णन के समतुल्य हैं। तो ये हम इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। या कई बार यूँ पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि लोरेंज रूपांतरण अविच्छिन्नांक दिक् काल आकाश में अक्षों का घूर्णन के अलावा कुछ नहीं है। तो इसे भी हम इसी प्रकार से प्रूव करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जगत रेखा दिक् काल अंतराल, जगत रेखा दिक् काल अंतराल आकाशवत व समयवत सदिश तथा स्थूल कारणता। तो जगत रेखा को वर्ल्ड लाइन, दिक् काल अंतराल है स्पेस टाइम इंटरवल, आकाशवत है स्पेस लाइक, समयवत है टाइम लाइक वेक्टर एंड मैक्रो कैजुअलिटी कोजलिटीज। तो हमने कहा किसी बिंदु या घटना की स्थिति को कार्तीय निर्देशांक एक्स वाई जेड द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये जो निर्देशांक हो गए एक्स वाई जेड, ये हमारे हो गए आकाशीय घटक। ये क्या हो गए, ये आकाशीय घटक हो गए। किसी घटना के पूर्ण वर्णन के लिए आकाशीय निर्देशांकों के साथ में घटना का समय निर्देशांक का जानना भी आवश्यक होता है। तो आकाशीय निर्देशांक तथा समय निर्देशांक मिलकर जिस चतुर्विम दिक् काल आकाश का निर्माण करते हैं उस आकाश को मिन्कोवस्की आकाश कहते हैं। तो मिन्कोवस्की आकाश क्या है, मिन्कोवस्की आकाश आकाशीय घटक तथा समय निर्देशांक मिलकर या समयवत घटक मिलकर जिस आकाश का निर्माण करते हैं उस आकाश को हम नाम देते हैं मिन्कोवस्की आकाश। तो देखो हम आकाशीय निर्देशांकों के रूप में समय निर्देशांक को व्यक्त करने के लिए इसे आयोटा सी टी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो आकाशीय निर्देशांक है एक्स वाई जेड, इनकी लंबाई जो है इनकी विमा जो है वो लंबाई की आती है। इनकी विमा किसकी होती है, लंबाई की होती है। इसलिए इस समय निर्देशांक की विमा लंबाई की करने के लिए इसमें आयोटा सी से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास हो गए आकाशीय निर्देशांक हो गए एक्स वाई जेड और समय निर्देशांक हो गया आयोटा सी टी। अतः दिक् काल निर्देश तंत्र में चार अक्षें होती हैं एक्स वाई जेड आयोटा सी टी की कल्पना की जाती है। इसे चतुर्विम आकाश कहते हैं। तो इस चतुर्विम आकाश में किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी इस प्रकार से व्यक्त की जाती है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, ये प्लस है, आयोटा सी टी स्क्वायर बराबर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब इसकी विमा लंबाई की होने के कारण चतुर्विम आकाश के मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई जेड आयोटा सी टी की दूरी या सदिश की लंबाई कहलाती है। तो इसकी विमा लंबाई की होने के कारण इसके हम नाम देते हैं सदिश की लंबाई, या मूल बिंदु की बिंदु एक्स वाई जेड आयोटा सी टी से व्यक्त करते हैं। चतुर्विम आकाश में किसी बिंदु या घटना की स्थिति को जगत बिंदु कहते हैं। चतुर्विम आकाश में जिस स्थिति पर कोई घटना घटित होती है या कोई बिंदु स्थित है तो उस स्थिति को हम जगत बिंदु कहते हैं। तो हमने कहा मान लीजिए हमारे पास ये कोई पॉइंट है P, ये कोई पॉइंट है Q, ये कोई पॉइंट है R, तो ये सारे क्या हैं, ये जगत बिंदु। तथा किसी कण द्वारा
किसी कण द्वारा तय किया गया पथ जगत रेखा कहलाता है तथा किसी कण द्वारा तय किया गया पथ जगत रेखा वर्ल्ड लाइन कहलाता है। तो इसका मतलब दूसरे शब्दों में से यूँ भी कह सकते हैं कि दो जगत बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दो जगत बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जगत रेखा कहलाती है। तो हमने कहा चतुर्विम आकाश में जगत रेखा पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के निर्देशांक, जगत रेखा पर स्थित किन्हीं दो जगत बिंदुओं के निर्देशांक जो हैं वो x1 y1 z1 t1 तथा x2 y2 z2 t2 हैं। तो इन दो बिंदुओं के बीच का अंतराल दिक्काल अंतराल कहलाता है। ठीक है, तो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का अंतराल, जगत बिंदुओं के मध्य का अंतराल क्या कहलाता है? दिक्काल अंतराल कहलाता है। तो ये हमने यहाँ निकाल लिया। तो इसको हमने दूरी का वर्ग, इनके दूरी का वर्ग कितना हो गया? डेल्टा एस स्क्वायर, और दूरी जो है वो कहलाती है दिक्काल अंतराल। तो दूरी का वर्ग डेल्टा एस स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर टी टू माइनस टी वन स्क्वायर माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर माइनस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर माइनस जेड टू माइनस जेड वन स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने समीकरण 2 से डिनोट कर लिया। ये समीकरण 2 जो है ये हमें याद रखनी है, इसको हम आगे कर लेंगे। तो अब हम कह रहे हैं कि दिक्काल अंतराल डेल्टा एस काल्पनिक या वास्तविक या शून्य हो सकता है। तो देख हमने यहाँ देखा तीन स्थितियाँ बनी कि दिक्काल अंतराल या तो काल्पनिक हो, वास्तविक हो या शून्य हो। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार तीन प्रकार की परिस्थितियाँ संभव हैं। सबसे पहले नंबर 1 हमने लिया डेल्टा एस स्क्वायर इक्वल्स टू 0, अर्थात दिक्काल अंतराल शून्य है। तो इस अवस्था में हमने कहा सी स्क्वायर टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन स्क्वायर। ये इक्वेशन हमने लिखी। अब हमने कहा इसको यदि मैं लिखूं तो इसको लिख सकता हूँ सी स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर बराबर हो गया डेल आर टू माइनस आर वन का स्क्वायर। तो इसको मैंने लिख दिया, ये हो गया सी डेल्टा टी बराबर डेल्टा, तो सी बराबर हो गया डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब सी बराबर वी, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी कण का वेग, तो इसको हमने वी से डिनोट कर लिया। तो सी बराबर वी, इसका मतलब ये हो गया कि इस प्रकार जब दिक्काल अंतराल कितना हो? शून्य हो, तो इस स्थिति में कण का वेग जो है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो इस आकाश में दो घटनाएं केवल प्रकाश संकेतों द्वारा बने सदिशों के द्वारा ही संबंधित होती है। तो इस स्थिति में कण का वेग कितना होगा? प्रकाश के वेग के बराबर। तो दो घटनाएं केवल प्रकाश संकेतों द्वारा बने सदिश के द्वारा ही संबंधित होती हैं, इसलिए ये घटनाएं प्रकाशवत सदिश द्वारा संबंधित घटनाएं कहलाती हैं। इस प्रकार ये घटनाएं क्या कहलाती है? प्रकाशवत सदिश द्वारा संबंधित घटनाएं कहलाती हैं। अब हमने नंबर 2 लिया। नंबर 2 है डेल्टा एस स्क्वायर इज लेस देन 0। डेल्टा एस स्क्वायर 0 से छोटा होता है। तो 0 से छोटा का मतलब डेल्टा एस स्क्वायर की वैल्यू माइनस में होती है। ठीक है, डेल्टा एस स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इस स्थिति में डेल्टा एस या दिक्काल अंतराल काल्पनिक होता है। तो इस अवस्था में दिक्काल अंतराल आकाशवत अंतराल स्पेस लाइक इंटरवल कहलाता है तथा सदिश जिसके द्वारा दो घटनाएं संबंधित होती हैं उसे आकाशवत सदिश कहते हैं। ठीक है, इसकी बात हम करेंगे कि इसको आकाशवत सदिश क्यों कहा है या आकाशवत अंतराल क्यों कहा, इसकी बात हम अब करते हैं। तो देखो हमने कहा सबसे पहले ये जो समीकरण 2 थी, ये समीकरण 2, ये इस समीकरण 2 के अंदर हमने कहा डेल्टा एस स्क्वायर जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए। डेल्टा एस स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस समीकरण में जो धनात्मक पद है सी स्क्वायर टी टू माइनस टी वन स्क्वायर, ये छोटा होना चाहिए या इसका मान कम होना चाहिए, और ये जो नेगेटिव टर्म्स हैं ये वाली ये वाली ये वाली ये बड़ी होनी चाहिए या इनका मान इस धनात्मक मान से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तभी क्या होगा? डेल्टा एस स्क्वायर नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव टर्म बड़ी होगी तभी डेल्टा एस स्क्वायर क्या आएगा? नेगेटिव होगा।
तो हमने कहा डेल्टा एस स्क्वायर को नेगेटिव करने के लिए हमने कहा जो इसका धनात्मक पद है वो छोटा होगा और जो इसके ऋणात्मक पद थे वो बड़े होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो हैं ये आकाशीय घटक हैं और ये समय घटक हैं, या ये आकाशीय निर्देशांक है और ये समय निर्देशांक है। आकाशीय निर्देशांक बड़े हैं, प्रभावी हैं, और समय निर्देशांक जो हैं वो छोटे हैं। तो इसलिए क्योंकि आकाशीय निर्देशांक बड़े हैं, आकाशवत घटक बड़े हैं, इसलिए ये अंतराल क्या कहलाता है? आकाशवत अंतराल कहलाता है। और इन घटनाओं से संबंधित सदिश जो है वो आकाशवत सदिश कहलाता है। अब हमने लिखा सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा आर स्क्वायर। तो c इज लेस देन डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, या c इज लेस देन v। तो इस स्थिति में कण का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है, या प्रकाश का वेग कण के वेग से कम होता है, जो आइंस्टीन के सिद्धांत के विपरीत होता है। ऐसी घटनाओं को स्थूल कारणात्मक रूप में परस्पर नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि उनके घटित होने का समय क्रम निश्चित नहीं होता है कि कौन सी घटना पहले घटित होगी और कौन सी घटना बाद में घटित होगी। इसका क्रम जो है वो निश्चित नहीं हो सकता होता है। इसलिए इन घटनाओं को स्थूल कारणात्मक रूप में परस्पर जोड़ा नहीं जा सकता। अतः इन घटनाओं के बीच कारण प्रभाव या कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। इन घटनाओं के बीच क्या नहीं किया जा सकता? कारण प्रभाव, कोज एंड इफेक्ट, और कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। स्थूल कारणात्मक संबंध के लिए किसी घटना का अन्य घटना के पश्चात घटित होना आवश्यक होता है। स्थूल कारणात्मक संबंध स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि किसी घटना का अन्य घटना के पश्चात घटित होना आवश्यक होता है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि पिस्तौल की गोली का किसी लक्ष्य से टकराना गोली निकलने के पश्चात ही संभव है। तो पिस्तौल की गोली है वो तो कोज होगी, और किसी लक्ष्य से टकराना वो क्या हो गया? वो इफेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम गोली चलाए ही नहीं, बंदूक से गोली निकले ही नहीं, पिस्तौल से गोली निकले ही नहीं, और वो जाकर क्या करे? वो लक्ष्य से टकरा गई। या ऐसा नहीं है कि पहले गोली जाकर लक्ष्य पे टकराए और उसके बाद में क्या हो? वो पिस्तौल से टकराए। ठीक है, तो यदि उसका क्रम निश्चित है कि पहले गोली निकली और फिर लक्ष्य पे टकराई, तो उनके मध्य कारणात्मक संबंध स्थापित किया जा सकता है। अब हम अगली बात करते हैं, डेल्टा एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब ये हो गया डेल्टा एस स्क्वायर के धनात्मक मान धनात्मक होंगे, इसलिए दिक्काल अंतराल जो है वो वास्तविक होता है। इस अवस्था में दिक्काल अंतराल समयवत अंतराल तथा इस आकाश में दो घटनाओं को जोड़ने वाले सदिश को समयवत सदिश कहते हैं। तो हम एक और ऊपर चलते हैं, जो समीकरण हमने 2 लिखी थी ऊपर। अब हमें चाहिए डेल्टा एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब धनात्मक मान चाहिए। तो धनात्मक मान कब आएंगे? जब ये धनात्मक पद हो बड़ा और ये ऋणात्मक पद हो छोटे। इस धनात्मक पद का मान अधिक हो और इन ऋणात्मक पदों का मान कम हो, तो डेल्टा एस स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये हमने यहाँ दिखाया। ठीक है, तो जो समयवत घटक हैं वो बड़े हैं और आकाशीय निर्देशांक छोटे हैं, इसलिए इस अंतराल को समयवत अंतराल तथा इन घटनाओं को जोड़ने वाले सदिश को समयवत सदिश कहते हैं। और इसे हल करें तो c इज ग्रेटर देन v, अर्थात प्रकाश का वेग कण के वेग से अधिक होता है, जो आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुरूप है। इस प्रकार के आकाश में समयवत अंतराल वाली घटनाओं के बीच कारण प्रभाव संबंध स्थापित किया जा सकता है।